लेकिन आमतौर पर यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगा रहे। जो दिल्ली के तख्त पर बैठा, जिसके पास ताकत हुई, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने उसका हुक्म बजाया, उसके दरबार में हाजिरी लगाई। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में भी, लोकतांत्रिक देश में भी जो दिल्ली के तख्त पर है, वर्तमान राजे रजवाड़े भी उसी के साथ रहना चाहते हैं। कारण की पड़ताल आप कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सिर्फ आर्थिक कारण हो सकता है, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राजे रजवाड़ों के पास आज भी जो भूतपूर्व रियासतें हैं, उनके पास संपत्तियां बहुत हैं, उनके तमाम रियल एस्टेट में ऐसे उपलब्धियां हैं उनकी, जिन्हें बचाए रखना, बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस वक्त जो सरकार है वो जिस तरह से पेशकश देती है लोगों के, जिस तरह का शिकंजा ईडी सीबीआई वगैरह का आ जाता है, वो एक कारण हो सकता है कि अपने आर्थिक साम्राज्य को बचाए रखने के लिए जो सत्ता में है उसके साथ चला जाए। इनको कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज वे ये कहें कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हम जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि और आपको क्या चाहिए था? क्या सीधे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता था? आप 6 बार आपके पिता रह चुके, हो सकता है कांग्रेस की राजनीति में रहते अगली बार मुख्यमंत्री बन जाते, 1-2 टर्म बाद फिर आपका नंबर आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था? तो ये दगाबाजी जो कांग्रेस के साथ राजघराने करते आ रहे हैं, ये अपने आप में दिलचस्प है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस में प्रवेश किया था, उनके पिता की मृत्यु हुई, माधवराव सिंधिया के, उनके कांग्रेस प्रवेश के अवसर पर वे सोफे पर बैठे थे प्रियंका गांधी के साथ, तो क्षमा कीजिए, सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, और पीछे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मालवीय। 4 एक्स सीएम आपके पीछे खड़े थे ऐसे हाथ थामे, और आप श्रीमती सोनिया गांधी के साथ सोफे पर बैठे थे। आप कांग्रेस में थे तो राष्ट्रीय महासचिव थे। राहुल गांधी ने अपनी सगी बहन प्रियंका गांधी के समकक्ष आपको महासचिव का दर्जा दिया, उत्तर प्रदेश का आधा प्रभार दिया। जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम चला ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन ये सब उन्हें सम्मान नहीं लगता था। वे उस बीजेपी में चले गए हैं जिसमें स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम 9वें और 11वें नंबर पर होता है। बोलता हिंदुस्तान पर तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश की सियासत में दल बदल होना, नाराज होकर अपना दल छोड़कर दूसरे दल में जाना कोई नई बात नहीं। अपने दल में रहते हुए नाराजगी का इजहार कर देना कोई नई बात नहीं, राजनीति में होता रहा है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल देश की राजनीति में शामिल हुए उन राजघरानों पर है जो एक वक्त में रियासतों की हुक्मरानी करते थे, हुकूमत चलाते थे, और अब वो जब लोकतांत्रिक व्यवस्था आई तो इस व्यवस्था के तहत संसद में या विधानसभा में पहुंचने लगे। और ऐसे में ये मानकर चला जाता है कि जब इतने संपन्न लोग, पैसे से, रुतबे से, ओहदे से संपन्न लोग राजनीति में आएंगे तो उनके भीतर महत्वाकांक्षा कम से कम कुर्सी की तो नहीं होगी, पैसों की तो नहीं होगी। वो किसी से डरेंगे नहीं, क्योंकि वो एक तरह से राजे रजवाड़े और महाराजाओं वाली एक पुष्ट है, एक वंश है जो डरेगा तो नहीं। लेकिन फिर भी हम क्यों देखते हैं कि मन बदल जाता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाती है, और गाहे बगाहे सत्ता के करीब रहना चाहते हैं ये राजवंश से जुड़े हुए नए नए सियासतदान। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक। राकेश जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया शाकिर। राकेश जी, ये हो क्या रहा है? हम ये मानकर चलते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं होगा वो पैसे की महत्वाकांक्षा में दल बदल कर देगा, कह देगा कुछ करोड़ मिल जाएंगे, चले जाते हैं। जिसके पास ताकत नहीं मिल पाई कभी पुश्तों में उसको किसी भी अपने परिवार में, तो उसने कहा चलो थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी, इसलिए हम दल बदल कर देते हैं, अपनी आस्था का परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन ये राजे रजवाड़े महाराजाओं की तमाम जो विरासत है उससे जुड़े हुए जो इस दौर में सियासत करने वाले लोग हैं या इससे पहले सियासत करने वाले लोग हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा रखते हैं, उनके अंदर इतना दल बदल क्यों हो जाता है? जो वैचारिक
एक राजनीतिक विचार हैं वो इतनी जल्दी बदल कैसे जाते हैं, एक पार्टी में रहते हुए दूसरे के लिए निष्ठावान कैसे हो जाते हैं? देखिए, बड़ा दिलचस्प आज आपने विषय रखा है चर्चा के लिए, और दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत की राजनीति में जिस तरह से दल बदल हो रहे हैं, जिस तरह से विचारधारा को त्याग कर दूसरी विचारधारा जिसके खिलाफ वर्षों दशकों आधी आधी जिंदगी बोलते रहे हों, सक्रिय रहे हों, उस विरोधी विचारधारा के साथ जाकर गलवैयां करने लगते हैं राजनेता। अब चूंकि हमारा विषय आज आपने चुना है राजे रजवाड़ों का राजनीति में आना जाना, उनका आया राम गया राम बन जाना, तो हमें थोड़ा सा अतीत में झांकना होगा। हमारे देश की जब आजादी सामने आई, देश आजाद होने वाला था, बहुत से राजाओं ने, रजवाड़ों ने, जिनकी अपनी अपनी रियासतें थी, हम सब जानते हैं 500 से ज्यादा रियासतें थी, उनमें से बहुत से लोगों ने ये कोशिश की कि वे आजाद बने रहे, एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उनका राज्य बना रहे, वे अपने राज्य के राजा महाराजा बने रहे। उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में शामिल होने की न तो कोई इच्छा थी, न वे लोकतंत्र में आस्था रखते थे। बहुत सारे लोग थे, हैदराबाद का निजाम था, भोपाल का नवाब था, जूनागढ़ के राजा थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। कश्मीर के राजा भी यथा समय तो उस वक्त शामिल होने को भारत में तैयार नहीं थे। खैर, जब देश का एकीकरण हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व और सरदार पटेल उनके गृह मंत्री थे, उनकी पहलकदमी से, तो बाद में बहुत सारे राजाओं को यह लगा कि अब तो ये देश इसी लोकतांत्रिक तौर तरीके से चलेगा, अगर सत्ता के पास रहना है, सत्ता का उपभोग करना है, तो सिर्फ अपने महल में रहकर काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब तो सब बराबर हो चुके हैं। आप राजा हो, कहीं के भी, कपूरथला के महाराज हो या ग्वालियर के महाराज हो या कोई आम किसान हो, मजदूर हो, सबका एक वोट हो गया, सबके एक वोट की कीमत बराबर। तो उन रजवाड़ों ने सक्रिय राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। जो लोग धीरे धीरे राजनीति में आए, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण राज परिवार हैं, उनमें से ग्वालियर का राजघराना है, जो सिंधिया राजघराना है, जयपुर के महाराजा, जोधपुर के महाराजा, काला कांकर प्रतापगढ़ के महाराजा दिनेश सिंह, बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जो सक्रिय राजनीति में आए और ज्यादातर कांग्रेस के साथ आए थे। लेकिन सबसे दिलचस्प यह है कि आजादी के कुछ सालों बाद 50 के दशक में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, एनजी रंगा, इन लोगों ने एक पार्टी बनाई, उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। हाँ, तीसरे थे मीनू मसानी उसमें। इन लोगों ने एक स्वतंत्र पार्टी बनाई, और ये स्वतंत्र पार्टी में राजे रजवाड़े शामिल हो गए धीरे से। यद्यपि ये पार्टी बनी नेहरू के समाजवाद के कोटा परमिट सिस्टम के खिलाफ थी और दूसरे तरह का समाजवाद चाहती थी, लेकिन इसमें जब रजवाड़े शामिल हो गए, जैसे 1962 में महारानी गायत्री देवी, जो जयपुर राजघराने की महारानी थी, और जयपुर, ग्वालियर, ये हैदराबाद का निजाम, ये देश के सबसे बड़े 5 राजघराने थे जिन्हें अंग्रेजों ने 21 तोपों की सलामी का अधिकार दिया था। उनमें से ये थे। महारानी गायत्री देवी 1962 में चुनाव लड़ी और इतिहास में रिकॉर्ड वोटों से चुनाव जीती, स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर। 1967 में राजमाता सिंधिया स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी। लेकिन रजवाड़ों ने कांग्रेस के साथ जितना सत्ता को उपभोग किया, उतना ही कांग्रेस को छोड़ने वाले भी रजवाड़े ही सबसे ज्यादा रहे। और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ग्वालियर का सिंधिया राजघराना। जब देश आजाद हुआ तो उस वक्त मध्य भारत राज्य था, तो जीवाजी राव सिंधिया उस वक्त के जो महाराज थे, यानी राजमाता विजयराजे सिंधिया के पति, उनको उस वक्त पंडित नेहरू की पहल पर मध्य भारत राज्य का राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख यानी गवर्नर। बाद में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, उसके बाद राज प्रमुख के पद को राज्यपाल कहा जाने लगा। यानी कांग्रेस से सिंधिया परिवार का रिश्ता उस वक्त भी इतना महत्वपूर्ण और करीबी था। राजमाता विजयराजे सिंधिया स्वयं 2 बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी, सांसद बनी, 62 और 67 में। उसके बाद फिर कांग्रेस उन्होंने छोड़ी, 57 और 62। कांग्रेस छोड़ने वाले पहले राजघरानों में से राजमाता सिंधिया थी। बाद में उनके पुत्र माधवराव सिंधिया ने भी एक बार कांग्रेस छोड़ी, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो हमारे आपके सामने छोड़ी है। तो इस तरह से राजे रजवाड़ों ने कांग्रेस का सत्ता में रहते हुए लाभ भी उठाया, और जब मौका मिला तो कांग्रेस का साथ भी छोड़ गए। और ये बात हम इसलिए आज याद कर रहे हैं, आज आपने विषय मैं समझता हूं इसलिए रखा है कि आज भारत की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस के सामने वही प्रश्न खड़ा हो गया है कि एक राजघराना
कांग्रेस की पीठ में छुरा भोंकने के लिए तैयार बैठा है। छुरा भोंकना एक मुहावरा है, कांग्रेस जाने, लेकिन वो राजघराना है हिमाचल प्रदेश में बुशहर करके रियासत थी, उसके महाराजा वीरभद्र सिंह का परिवार। ठीक, हमारे दर्शकों के लिए एक जानकारी है और आप सब हम इसको साझा कर रहे हैं अपने मंच से, बोलता है हिंदुस्तान से, कि महाराजा वीरभद्र सिंह सबसे पहले 1962 में राजनीति में आए, लोकसभा का चुनाव लड़े, 5 बार सांसद रहे, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी सांसद रही हिमाचल प्रदेश में से ही, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उनके सुपुत्र विक्रमादित्य सिंह जो कि इस वक्त तक मंत्री हैं सुक्खू सरकार में, यानी कांग्रेस की सरकार में। तो जिसका पूरा परिवार पिछले 50-60 साल से 60 साल से भी अधिक हो गए, 62 में पहली बार सांसद बने थे वीरभद्र सिंह। तो बुशहर रियासत के महाराजा वीरभद्र सिंह और उनका पूरा परिवार आज कांग्रेस छोड़ने जा रहा है। अब तक की खबरें ऐसी हैं, विक्रमादित्य सिंह पंचकूला आए, विधायकों से मिले, अब दिल्ली पहुंच गए हैं, बीजेपी नेताओं से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की सांसद है, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, टेलीविजन चैनलों पर बीजेपी के कसीदे काढ़ रही हैं, बीजेपी की बढ़त बता रही हैं कि हिमाचल में बीजेपी की तैयारी ज्यादा है, माननीय मोदी जी कह के संबोधित कर रही हैं। विक्रमादित्य सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं, हम पिछली हमारी बातचीत में हम बता चुके हैं। तो एक और राजघराना कांग्रेस को छोड़ने जा रहा है। जी शाकिर, अब बात यह है राकेश जी कि आमतौर पर जो एक आम जनमानस भी जानना चाहता है कि आखिर वजह क्या होती है। क्या सिर्फ ये इगोइस्टिक प्रॉब्लम है या ताकत को हमेशा अपने पास रखने की एक मानसिकता है, या पैसा ये एक बड़ी चीज है? आखिर वजह क्या होती है कि जब इस तरह के संपन्न परिवार जो हर तरह से संपन्न हैं, वो अपनी वैचारिक जो प्रतिबद्धता है उसको कहीं पीछे छोड़ देते हैं और क्षणिक भर की सत्ता की ताकत या कुछ कुर्सी की ताकत या पैसे की ताकत, उसके आगे तमाम चीजों को छोड़कर वो आगे बढ़ जाते हैं? वजह क्या दिखती है? ये सचमुच जो पहेली है शाकिर, ये बात सही है कि इन सब राजे रजवाड़ों के पास अकूत संपत्ति आज भी है, आज भी है। ऐसा कोई राजघराना नहीं है जो आर्थिक रूप से संपन्न न हो। लेकिन अगर हम इतिहास में दृष्टि डाल लें, आप मुगल काल से लेकर अंग्रेजों तक का काल देख लें, हमारे देसी रियासतों के राजाओं ने ज्यादातर दिल्ली में तख्त पर बैठी हुई है बादशाह का, सुल्तान का, ईस्ट इंडिया कंपनी का या बाद में ब्रिटिश क्राउन का, उनका ही साथ दिया है। 1857 की क्रांति में जरूर कुछ लोग क्रांति के मैदान में कूदे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और बांदा का नवाब, ऐसे कई लोग थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी। लेकिन आमतौर पर यह ऐतिहासिक तथ्य है, इसमें कोई आरोप प्रत्यारोप हम नहीं लगा रहे। जो दिल्ली के तख्त पर बैठा, जिसके पास ताकत हुई, हमारे देश के राजे रजवाड़ों ने उसका हुक्म बजाया, उसके दरबार में हाजिरी लगाई। तो लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में भी, लोकतांत्रिक देश में भी जो दिल्ली के तख्त पर है जी, वर्तमान राजे रजवाड़े भी उसी के साथ रहना चाहते हैं। कारण की पड़ताल आप कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या सिर्फ आर्थिक कारण हो सकता है, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि राजे रजवाड़ों के पास आज भी जो भूतपूर्व रियासतें हैं, उनके पास संपत्तियां बहुत हैं, उनके तमाम रियल एस्टेट में ऐसे उपलब्धियां हैं उनकी, जिन्हें बचाए रखना, बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है। और इस वक्त जो सरकार है वो जिस तरह से पेशकश देती है लोगों के, जिस तरह का शिकंजा ईडी सीबीआई वगैरह का आ जाता है, वो एक कारण हो सकता है कि अपने आर्थिक साम्राज्य को बचाए रखने के लिए जो सत्ता में है उसके साथ चला जाए। एक राजघराने का और जिक्र करता चले शाकिर, सुल्तानपुर अमेठी का राजघराना, संजय सिंह गांधी परिवार के मित्र थे, राजीव गांधी के मित्र थे, 1980 में राजनीति में आए, एमएलए रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, सब कुछ कांग्रेस ने उन्हें दिया। लेकिन 1998 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी से चुनाव लड़ गए, फिर कांग्रेस में लौट आए। तो आखिर ऐसे लोगों को किस चीज का डर होता है, किस स्वार्थ के कारण विचारधारा का साथ छोड़ते हैं? मैं मानता हूं अगर बीजेपी में भी है तो अगर उसे छोड़कर भी अगर कांग्रेस में आ रहे हैं तो वो भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे।
जिस पार्टी में आप 50 साल तक, 40 साल तक, 30 साल तक हैं, उसे जी छोड़कर एकदम विरोधी पार्टी के पास चले जाते हैं। तो ये पहेली हल करना तो थोड़ा कठिन काम है। राजे जी रजवाड़े क्यों, तमाम जो जनता के बीच से बहुत छोटे स्तर से संघर्ष करते हुए बड़े मुकाम हासिल करते हैं, वे लोग भी दल बदल कर रहे जी हैं। तो ये दल बदल करना, जी निष्ठाएं बदलना, विचारधारा के साथ घात प्रतिघात करना, ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है। यद्यपि बुरी बात है ये, जैसा जी कि हम किनारे हिमाचल पर फिर लौटते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर वो ये, और अगर जी विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस छोड़ते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, तो ये एक तरह से जी कांग्रेस के साथ उनका धोखा ही होगा। अभी 3 दिन पहले बैठे ठीक हुए थे ऑब्जर्वर्स के साथ में, डी के शिव कुमार और जी भूपेश बघेल, और उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ठीक साथ सब कुछ ठीक हो गया था, गुडी गुडी हो गया था। 2 दिन बाद फिर वे पार्टी छोड़ने की बातें कर रहे हैं। आखिर कांग्रेस पार्टी ने ऐसा क्या नहीं दिया इन लोगों को? ज्योतिरादित्य ठीक सिंधिया आज बीजेपी में है। सिंधिया परिवार को कांग्रेस पार्टी ने 1950-52 से, आजादी के बाद से अब तक, 47 के बाद मध्य भारत राज्य बना, जी जीवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख बने, राजमाता 2 बार संसद में रही, माधवराव सिंधिया पूरे जीवन कांग्रेस में रहे, मंत्री रहे, एक बार थोड़े समय के लिए कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, फिर वापस आ गए। ज्योतिरादित्य जी सिंधिया अपने पिता की मृत्यु के बाद सीधे राजनीति में आए, सीधे सांसद बन गए, 4 बार सांसद बने, दोनों बार यूपीए सरकार में मंत्री रहे। ऐसी कौन सी चीज थी, ऐसा क्या व्यवहार? आपने ईगो की बात कही, बहुत अच्छी बात कही है। हो सकता है ये स्वाभिमान से आगे बढ़कर जब अभिमान हो जाता है व्यक्ति के भीतर, ये अहंकार और जी अभिमान की को पुष्ट करने की शायद बात रही होगी। वरना ठीक जैसे सिंधिया राजघराना, वैसे वो शहर हिमाचल प्रदेश का राजघराना वीरभद्र सिंह का, जी इनको कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया कि आज वे ये कहें कि हमारी उपेक्षा हो रही है, हम जो चाहते थे वो नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल तो जरूर पूछा जाना चाहिए कि और आपको क्या चाहिए था? ठीक क्या क्या ठीक सीधे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता था? आप 6 बार आपके पिता ठीक रह चुके, हो सकता है कांग्रेस की राजनीति में रहते, अगली बार मुख्यमंत्री बन जाते, 1-2 टर्म बाद जी फिर आपका नंबर आ सकता था, क्यों नहीं आ सकता था? तो ये दगाबाजी जो कांग्रेस के साथ राजघराने करते आ रहे हैं, ये अपने आप में दिलचस्प जी है। लेकिन शाकिर जी, इस बात को भी नहीं भूलना होगा कि कुछ ऐसे जी लोग भी हैं, उनका जिक्र जी करना भी जरूरी है, जो आज तक उसूलों से 1 इंच भी डिगे नहीं है, जिनमें राघवगढ़ का राजघराना है, दिग्विजय सिंह है, उनके सुपुत्र हैं जयवर्धन सिंह। दिग्विजय सिंह 70-80 के दशक से नगर पालिका से राजनीति शुरू की थी। राघवगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष थे, इतनी छोटी सी, इतनी सी नगर पालिका, वहां से बढ़ते बढ़ते हुए 10 साल मुख्यमंत्री रहे, अब राज्यसभा में हैं। ऐसा कोई पद नहीं है जो उन्हें नहीं मिला हो, लेकिन ऐसे उसूलों के पक्के हैं, जब मुख्यमंत्री पद छोड़ा तो कहा मैं 10 साल पद नहीं लूंगा, पद नहीं लिया। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दिग्विजय सिंह राजघराने के हैं, रजवाड़े हैं, राजा हैं, फिर भी वे दल बदल करेंगे, कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, इसकी कोई कल्पना नहीं करता। उनके सुपुत्र जयवर्धन सिंह के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। और हैं ऐसे बहुत सारे राजघराने हैं जिन्होंने जिस राजनीतिक विचारधारा के साथ काम शुरू किया, आजीवन उसके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि सबने ठीक कांग्रेस के साथ ही बात शुरू की। जिन लोगों ने स्वतंत्र पार्टी में सक्रिय रहकर फिर बाद में जनसंघ में शामिल हुए, वहां से उन्होंने ठीक राजनीति अपनी शुरू की, तो कई राजघराने हैं जो उसमें सक्रिय रहे और आज भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन जो लोग सब कुछ हासिल होने के बाद भी छोड़कर जाते हैं, उन पर यह प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। उन्हें फिर गद्दारी का ठीक टैग लगता है उनके ऊपर। ग्वालियर में सिंधिया राजघराने पर, ग्वालियर चंबल अंचल में, मध्य प्रदेश में, देश भर में गद्दारी का टैग लगता ही है। ठीक मध्य प्रदेश में कई राजघराने हैं। देवास का राजघराना है तुकोजीराव पवार, अब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी है गायत्री देवी पवार, वो बीजेपी में, उनका पूरा परिवार, उनका राजघराना शुरू से बीजेपी में रहा। कोई सवाल नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है। रामपुर की राजघराने की बेगम नूर बानो, वे कांग्रेस में थी, कांग्रेस से सांसद रही, हमेशा कांग्रेस में रही, उनके पुत्र विधायक रहे। तो जो लोग जिस विचार के साथ आज भी दृढ़ता पूर्वक टिके हुए हैं, उनकी प्रशंसा होती है। जी नफा नुकसान राजनीति में, पद मिलना, हैसियत मिलना कई बार नहीं भी होता है, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। तो मैं समझता हूं कि हिमाचल की राजनीति पर शाकिर जी नजर रखना होगी कि वहां एक राजघराना एक बार फिर से कांग्रेस के साथ दगा करने जा रहा है। कब करेगा, इसको देखने के लिए 1-2 दिन अभी हमें दिल्ली और शिमला पर नजर रखना पड़ेगी।
अच्छा राकेश जी, इसमें अगर जी हिमाचल को लेकर जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू को कमान दी गई, जो ग्राउंड से, जी जिसे कहते हैं ना, कांग्रेस की पहले पायदान से उठकर वो ऊपर तक आए, और राहुल गांधी ने जब इस बात का फैसला किया कि सुक्खू को कमान दी जाएगी, तो सबने तारीफ की जी कि कांग्रेस भी एक चांस ले रही है, एक रिस्क ले रही है और बड़े फैसले करके दिखा रही है। ऐसे में सुक्खू को गिराकर, उनकी सरकार को अपदस्थ कर कर खुद सत्ता पे अगर पूरा राजघराना कब्जा करना चाहता है, बीजेपी के जरिए करना चाहता है, तो क्या ये हिमाचल के लोगों के मन में एक सम्मान की स्थिति बना पाएंगे, या वो लोग जो जिन्होंने वोट किया था कांग्रेस को, सीधा सीधा मैंडेट कांग्रेस के लिए था, वो लोग इसे हजम कर पाएंगे कि हमने वोट दिया कांग्रेस को, और एक आम व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री बनना है तो एक राजघराने को इतनी बड़ी समस्या हो गई कि सरकार गिरा दी। क्या ये एंटी इनकम्पेंसी के तौर पर नहीं चला जाएगा बीजेपी के लिए और खुद उस राजघराने के लिए आने वाले चुनावों में? देखिए, हिमाचल पर लौटे उससे पहले एक राजघराना और मुझे याद आ गया, चलते चलते हम भूल जी ना जाएं। कपूरथला जी। के महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन हम्म। अमरिंदर सिंह को आजीवन जी कांग्रेस में रहते हुए सब कुछ मिला। ऐसी कोई चीज नहीं है, मुख्यमंत्री रहे, मेरे ख्याल से 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री से, 2 बार रहे पंजाब के, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, उनकी पत्नी को कांग्रेस ने अवसर दिया। कोई ऐसा अवसर नहीं जो कांग्रेस ने उन्हें न दिया हो। और पिछले विधानसभा चुनाव में ऐन वक्त पर वे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। तो कौन सा ईगो की टकराहट हो सकती है इनकी? कौन सा सम्मान नहीं हो रहा था कांग्रेस पार्टी में? और वहां जाकर क्या हासिल हुआ? खुद तो चुनाव हार गए और अपने जीवन की आखिरी पारी में आप शून्य पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस में रहते हुए भी चुनाव हार जाते तो कम से कम सम्मान तो बचा रहता। आपके सवाल में जो ये निहित है कि अगर वीरभद्र सिंह का ये राज परिवार छोड़कर बीजेपी में जाता है, बीजेपी की मदद से सरकार बनाता है, तो पहली बात, सम्मान अम्मान तो बाद की बात है। आज की राजनीति में किसी को सम्मान की चिंता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी चिंता थी सम्मान की? बीजेपी में जाने के बाद उनका कितना सम्मान बचा है वे अच्छी तरह जानते होंगे। भले केंद्र में मंत्री हैं, हैसियत मिल गई, ताकत मिल गई, केंद्र में मंत्री की सुख सुविधाएं मिल गई, लेकिन जो सार्वजनिक जीवन में सम्मान था वो तो उन्होंने खो दिया। वीरभद्र सिंह का परिवार पहले तो ये तय कर पाए कि वो बगावत करने के बाद, दल बदल करने के बाद, क्या सरकार सचमुच में बना पाएगा? क्या वहां संख्या बल, अंकगणित, बीज गणित इनके पक्ष में है? क्योंकि अभी 6 लोगों के विधानसभा से अयोग्य होने के बाद जो गणित है विधानसभा का वो तो कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि सदन की संख्या ही कम हो गई, 68 से 62 रह गई। तो कांग्रेस को तो कोई ऐसा नुकसान अभी होने नहीं जा रहा। कितने और लोगों को वे तोड़ पाएंगे? अब दल बदल कानून जो 2/3 का है कि कुल जो सदस्य संख्या है सदन में एक पार्टी के सदस्यों की, उसमें से 2/3 का आपको दल बदल कराना है। तो अब 2/3 तो इसलिए किसी काम का नहीं है कि 6 लोग तो ये डिस्क्वालीफाई हो गए, वे तो विधायक ही नहीं है। अब न केवल विधायक नहीं है बल्कि अगले 6 साल चुनाव और नहीं लड़ पाएंगे। अगले 6 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे वे, ये उससे भी बड़ा खतरा है। और मान लीजिए लड़ जाएं तो एक बार आपको उपचुनाव में जाना पड़ेगा। अब ये हिमाचल प्रदेश की जनता को तय करना है कि उसने अभी 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले जिन लोगों को जिस चुनाव चिन्ह पर, जिस पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते चुना था, कल अगर वे उसके विरोधी चुनाव चिन्ह के साथ विरोधी पार्टी के प्रत्याशी बनकर आते हैं उनके दरवाजे पर, तो जनता उनके साथ कैसा सलूक करेगी? क्या वो ये नहीं पूछेगी कि आपने हमारा वोट बेच दिया है, या आपने हमारे वोट को जो भी किया है, जाया कर दिया है, डस्टबिन में डाल दिया है? तो ये तो उसके एक वोट का अपमान है ना। तो अब ये क्या हासिल कर पाएंगे अगले कुछ दिनों में देखना होगा। हाँ, अगर वे सरकार बना लेते हैं विक्रमादित्य सिंह, प्रतिभा सिंह, तो ये सचमुच में कांग्रेस के लिए एक बड़ा धक्का होगा कि इतनी सारी फायर फाइटिंग के बाद, इतनी कवायद के बाद भी डीके शिव कुमार जैसे, जिन्हें हम लोग सब चाणक्य बनाने पर उतारू हो गए, और सारा सोशल मीडिया के असली चाणक्य ये है, अमित शाह नहीं है चाणक्य। तो वो असली चाणक्य भी अगर हिमाचल की सरकार नहीं बचा पाता तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। क्या इतनी तैयारी है विक्रमादित्य की और प्रतिभा सिंह की और बीजेपी की? क्योंकि बीजेपी की बिना मदद के तो सरकार नहीं बना पाएंगे। अपनी अलग पार्टी बना के 6 विधायकों के साथ सदन में भी नहीं बैठ सकते ना। सदन में बैठने लायक अकेले विक्रमादित्य खुद बचेंगे, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए हैं, बजट सत्र में थे अंदर वो, इसलिए। ठीक है राकेश जी, आखिर में ये कि जो राजे रजवाड़े कभी फोटो फ्रेम में खुद अकेले दिखाई देते थे, सत्ता जब आ गई, लोकतंत्र आ गया, तो कांग्रेस के साथ पहली कुर्सी पर दिखने लगे राजे रजवाड़े, और कांग्रेस आला कमान के साथ पहले फोटो फ्रेम में पहली पंक्ति में होते थे। अब
ऐसा क्या हो जाता है कि बीजेपी की फोटो फ्रेम में तीसरी पंक्ति या चौथी या पांचवी पंक्ति में बैठने के लिए इतने लालायित हो जाते हैं कि वो फोटो फ्रेम की पहली पंक्ति उन्हें सम्मान वाली नहीं लगती है, वो सम्मान नजर आता है कि वो चौथी और पांचवी लाइन में जाकर बैठे। बड़ा दिलचस्प है, ये बहुत दिलचस्प नजारा है, और इसके लिए मैं एक फोटो आपको भेज दूंगा अगर इसमें कहीं लगा सकें। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब कांग्रेस में प्रवेश किया था, उनके पिता की मृत्यु हुई माधवराव सिंधिया के, उनके कांग्रेस प्रवेश के अवसर पर वे सोफे पर बैठे थे प्रियंका गांधी के साथ, क्षमा कीजिए सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थी, और पीछे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा, भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राधाकिशन मालवीय, 4 एक्स सीएम आपके पीछे खड़े थे ऐसे हाथ थामे, और आप श्रीमती सोनिया गांधी के साथ सोफे पर बैठे थे। आप कांग्रेस में थे तो राष्ट्रीय महासचिव थे, राहुल गांधी के ने अपनी सगी बहन प्रियंका गांधी के समकक्ष आपको महासचिव का दर्जा दिया, उत्तर प्रदेश का आधा प्रभार दिया। जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नाम चला ज्योतिरादित्य सिंधिया का, लेकिन ये सब उन्हें सम्मान नहीं लगता था। वे उस बीजेपी में चले गए जिसमें स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम 9वें और 11वें नंबर पर होता है। अभी लोकसभा के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी होगी, तब आप देखिएगा। अब जब बीजेपी की बैठक होती है भोपाल में, तब वे सामने दर्शक दीर्घा में बैठते हैं, कई बार दूसरी तीसरी लाइन में होते हैं। विज्ञान भवन में कार्यक्रम दिल्ली में हुआ तो उसमें तो पता नहीं 13वीं और 21वीं पंक्ति में बैठे हुए थे, लेकिन यूपीए की सरकार में या कांग्रेस के किसी भी आयोजन में, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्रीय महासचिव थे, राहुल गांधी अध्यक्ष थे, तब वे मंच से भाषण दे रहे थे, नरेंद्र मोदी को गरिया रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। लेकिन अब वे उसी भारतीय जनता पार्टी में जहां वे तीसरी, 13वीं, 21वीं पंक्ति में अपना सम्मान ढूंढ रहे हैं, मंच पर अभी मंच पर विधानसभा चुनाव में जेपी नड्डा आए थे, सतना या रीवा में आमसभा थी, उन्हें मंच पर सबसे आखिरी में कोने में खड़े होने को जगह मिली थी। माला में स्थान नहीं मिला था, बहुत बड़ी माला थी, उसमें वीडी शर्मा, शिवराज सिंह सब थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया उस माला में नहीं समा पा रहे थे, उनके लिए स्थान नहीं था। तो ये लोग जो बीजेपी में जाते हैं, क्या सोचकर जाते हैं मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना समझ सकता हूं, चूंकि अभी दिल्ली में केंद्र में बीजेपी की सत्ता है, वहां आपको मंत्री, संतरी, राज्यसभा विधायक बनाया जा सकता है, गाड़ी घोड़े का इंतजाम हो जाएगा, कुछ सुरक्षा हो जाएगी सरकारी एजेंसियों से, सिर्फ इतने मात्र के लिए जाते हैं। अगर सम्मान के लिए जाते होते तो एक बार की इनसे पूछ कर देखिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो सम्मान कांग्रेस पार्टी में था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक टेलीफोन को सोनिया, राहुल, प्रियंका सीधे उठाते थे। क्या आज की तारीख में कैप्टन साहब मोदी जी या शाह जी से सीधे बात कर सकते हैं? क्या उनके टेलीफोन पर सीधे उनसे बात होती है? क्या उनके दरवाजे 7 लोक कल्याण मार्ग में खुले हुए हैं उनके लिए? 10 जनपद के दरवाजे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए या राहुल गांधी या तुगलक लेन पे रहते थे, वहां 24 घंटे खुले थे। खुद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था सिंधिया के छोड़ने के बाद। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि ये लोग सम्मान के लिए जाते हैं, इनका कोई अपमान हो रहा होता है जिस पार्टी में वे हैं। ये सिर्फ सत्ता के साथ बने रहने के लिए जाते हैं, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी। इतिहास और वर्तमान को जोड़कर जो आपने राजघरानों की सियासत और सियासत में राजघरानों के जिक्र किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। बोलते हैं हिंदुस्तान के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।